हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर यूपी बोर्ड से पहले जरूर एक बार देख लें। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में टच हो सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन शुरू में निर्देश दिए गए हैं, 100 अंकों का ये पेपर है और यहाँ से देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी दिया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का स्टडी किया जाता है। क वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता क्या होती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगा तो कुल उपयोगिता आपका अधिकतम हो जाता है। ग वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा दूसरा का। तीसरा देखिए, उत्पादन बंद कर देने पर क्या माने कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो परिवर्तनशील लागतें क्या होती है? शून्य हो जाती हैं। ये अर्थात ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती हैं। चौथा है, सीमांत आगम में परिवर्तन की दर। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। परिवर्तन की दर क्या होती है? कुल आगम पर डिपेंड करती है। सीमांत आगम में कुल जो है आगम परिवर्तन की दर को निर्धारित करती है। क वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा देखिए, दीर्घकाल में सामान्य मूल्य बराबर होता है। 4 विकल्प है, चारों में क वाला आपका राइट हो जाएगा। सीमांत उत्पादन लागत के बराबर हो जाता है। छठवां क्वेश्चन देखिए, पूर्ति के बढ़ने पर कीमतों में क्या होता है? पूर्ति के बढ़ने पर कीमतों में वृद्धि होती है। अर्थात जो विकल्प होगा वो ख वाला आपका राइट हो जाएगा, कीमतों में वृद्धि। और 7वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है? देखिए भारतीय अर्थशास्त्र के जो जनक हैं कौटिल्य हैं। ग वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। 8वां है, शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब ERR क्या होता है? बढ़ता है। ख वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, देखिए मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं? तो विनिमय का माध्यम जी, मूल्य का व्यापक ये भी, मूल्य का संचय ये भी, उपयुक्त सभी। घ वाला आपका राइट हो जाएगा। मुद्रा के जो कार्य होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। यह कथन जो है ना मार्शल का है। यहाँ पे ख वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अति लघुत्तरी क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का जो है स्टडी किया जाता है। माने एक जैसे कोई फर्म हो गया, कोई एकल व्यक्ति का उद्योग हो गया, ठीक। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में ये व्यापक होता है और ये समुच्चय समूहों पर अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय है, समग्र पूर्ति है, ये सब चीज़ें। और 12वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ समझाइए। तो उत्पादन का जो अर्थ होगा इसका मतलब हो कि किसी न किसी उपयोगिता का सृजन हो, माने वही उपयोगिता, कोई भी उपयोगिता हो उसका एक निर्माण हो, सृजन हो, उसी को उत्पादन कहते हैं। उद्योगों द्वारा किसी सेवा का निर्माण करना और उत्पादन करना हमारा क्या कहलाता है? ये उत्पादन के अंतर्गत आता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका, उत्पादन फलन की परिभाषा बताइए। तो उत्पादन फलन क्या होते हैं? जैसे आगतों और निर्गतों में एक गणितीय फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन जो है ना ये इंजीनियरिंग समस्या होती है और यह टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित होती है। यह किसी दिए गए समय में ही होती है। यह क्या होती है? उत्पादन फलन उत्पादन क्रिया में उत्पादन तथा उत्पत्ति के साधनों का एक आपसी संबंध होता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि सीमांत लागत से क्या अभिप्राय है? तो जो लागत उत्पादन से एक और इकाई बढ़ करके, जैसे जितना हमारा उत्पादन होता है उससे एक और इकाई जोड़कर जितना आता है वही क्या होती है? सीमांत लागत होती है। तो डी जोसेफ ने भी इसका डिफिनेशन बताया था कि सीमांत लागत वर्तमान स्तर से एक इकाई अधिक के उत्पादन के कारण कुल लागत में हुए परिवर्तन को निर्धारित करने की एक तकनीकी होती है। इसके बाद अगला 15वां जो देखिए क्वेश्चन क्या है, औसत लागत और सीमांत लागत में कैसा संबंध पाया जाता है? देखिए जब औसत लागत का जो वक्र है बढ़ने लगता है तब सीमांत लागत का वक्र औसतन लागत से थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है। सीमांत लागत में जो वृद्धि होती है, सीमांत लागत में जो वृद्धि दर है औसत लागत में वृद्धि दर की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 16वां, भू राजस्व या मालगुजारी समझाइए। देखिए, भू राजस्व एक ऐसा कर होता है जो कि भूमि पर लगाया जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति भूमि की उपज कर रहा है तो उसकी उपज पर भू राजस्व लगाया जाता है। भूमिधर जो होते हैं उनको वार्षिक रकम सरकार को देना पड़ता है, एक तरह से कह सकते हैं, तो उस रकम को हम लोग मालगुजारी कहते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या दिया है कि राज्य उत्पाद शुल्क पर टिप्पणी लिखिए। जो राज्य उत्पाद शुल्क है यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो कि भारत में विनिर्माण की जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं उन पर लगाया जाता है, ठोका जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्व व्यय किसे कहते हैं। तो राजस्व व्यय वह सरकारी व्यय होता है जो कि पेंशन, सरकारी कर्मचारी वेतन या ऋण भोगी, इन्हीं सब पर ये लगाया जाता है। उनके माने हम कह सकते हैं कि राजस्व जो व्यय है वो किसी प्रकार की संपत्ति नहीं होती, उससे सरकार तमाम क्रियाओं को संचालित करता रहता है। 19वां क्वेश्चन है यहाँ से लघुत्तरी में, मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। देखिए, वस्तु की कीमत है, जनसंख्या में परिवर्तन है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन संबंधी, रुचि कैसा, फैशन, धन के वितरण में परिवर्तन, ये सभी जो है उसको इफेक्ट करते हैं। और क्वेश्चन देखिए 20वां, एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत और कुल लागत, इसको माने क्या है ये स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, ये इनकी डिफिनीशन बताना है, इसका अर्थ को बताना। देखिए, इसमें जो आया है कुल स्थिर लागत, तो इससे हमारा जो अभिप्राय होता है उन लागतों से होता है जो कि विभिन्न उत्पादन स्तरों पर एक समान रहती हैं। और उसके बाद दिया है कि कुल लागत, यहाँ पर देखिए दिया कुल लागत, तो इससे हमारा क्या अभिप्राय होता है, उन सभी लागतों से है जिसका संबंध एक वस्तु के उत्पादन से होता है। और यहाँ पे कुल परिवर्ती लागत यहाँ पर पूछा है कि इसका जो अभिप्राय होता है जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ स्वयं में परिवर्तित होती रहती है, वो कुल परिवर्ती लागत के अंतर्गत आती है। कि क्वेश्चन नंबर 21 21वां दिया है कि क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से अधिक होगा, संतुलन कीमत से कम होगा। देखिए, बाजार में यदि प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से अधिक होगा तो बाजार मांग जो है, बाजार जो पूर्ति है, बाजार मांग बाजार पूर्ति से कम हो जाएगा। वहीं सेकेंडली दिया है कि संतुलन कीमत से कम हो प्रचलित मूल्य, तो यदि बाजार कीमत संतुलन कीमत से कम होगा तो इस स्थिति में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो जाता है और अधिक मांग वहाँ पर बढ़ जाता है और इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और जिससे जो क्रेता होते हैं, क्रेता को अपनी कीमत से ज़्यादा जो है रकम देने को तैयार होना पड़ता है। और अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 22वां है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इससे संबंधित कुछ वर्जित तत्व निर्धारित किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह अपने कार्यालय को छोड़ करके किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता, ठीक है, न तो और न ही किसी प्रकार का वह ऋण ले सकता है उन संपत्तियों पर। और रिजर्व बैंक किसी कंपनी के अंश या शेयर को नहीं खरीद सकता है। और आगे बताया गया कि जो रिजर्व बैंक होता है कोई कार्य भी संपादित नहीं कर सकता है, जैसे कोई बिजनेस वाला कार्य है, लोन संबंधित, कर्ज संबंधित, स्व व्यापारिक कार्य नहीं कर सकता, कहने का आशय है। 24वां क्वेश्चन आइए देखिए, इसके पहले 23वां क्वेश्चन दिया है कि बजट को परिभाषित कीजिए, इसकी डिफिनीशन बताइए बजट को और ये कितने प्रकार का होता है। देखिए, सरकार जो है एक वर्ष में उसका जो आय होता है और व्यय होता है, आय और व्यय का जो विवरण पेश करता है उसी को बजट कहते हैं। और जो बजट है अलग अलग प्रकार के होते हैं, व्यापारिक बजट होता है, निष्पादित बजट होता है, पारंपरिक बजट होता है, परिणामोन्मुखी बजट होता है, शून्य आधारित बजट होते हैं। इसको आप डिटेल में आप चेक कर लेंगे, देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम होते हैं। देखिए, भुगतान संतुलन करने के लिए सरकार तमाम प्रकार के कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। हमारे यहाँ पर जो तमाम प्रकार के परिवहन शुल्क है, जैसे आयात शुल्क है, निर्यात शुल्क है, पर्यटन शुल्क है, मनोरंजन शुल्क है, ये सब लगा करके अपने बजट को, अपने भुगतान को क्या करते हैं, संतुलित करते रहते हैं। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आपको ये सब क्वेश्चन देख लेना है। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या, ये देख लें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उपभोक्ता के बजट सेट से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अथवा 26
क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय का आधारभूत संकल्पनाओं का उदाहरण सहित इन सब क्वेश्चन को देख करके जाएं। और अथवा में राष्ट्रीय आय के मापन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। 27वां है सरकार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को समझाना है। और इस संबंध में प्रोफेसर से बाजार नियम के मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं। अथवा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के संबंध की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन है, इसको देख करके जाएँ। सो थैंक्स।